नमस्कार, यूएसएन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। एक प्रख्यात राष्ट्रीय समाचार पत्र में लेख आया है कि सन 2030 तक आज जितने लोग हृदय रोग से मर रहे उनसे 4 गुना ज़्यादा मरेंगे 2030 तक। मतलब ये एक अनचाहा रिकॉर्ड हमारे देश के नाम पे जुड़ने वाला है। इसको हटाना या इसको मिटाना बहुत ज़रूरी है, इस समस्या को। और कैसे मिटाएंगे, इसके लिए आज हमने आमंत्रित किया है माधोबाग हॉस्पिटल कोंडाली के आईपीडी हेड डॉक्टर गौरव शेलके, जो आज हमें बताएंगे कि बिना शल्य क्रिया के हार्ट डिजीज़ का कैसा इलाज हो सकता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि एक नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर पर आर्टिकल आया कि 2030 तक हार्ट डिजीज़ से मरने वालों की संख्या 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो क्या ये सही है, नंबर 1? और अगर सही है तो क्यों ऐसा हो रहा है? बिल्कुल, दुर्भाग्यवश ये बिल्कुल सही है अनुमान, क्योंकि भारत में हमारे जीवन शैली बिगड़ने में सबसे ज़्यादा हम ही कारणीभूत रहते हैं। और ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही कहलाता है। मतलब हमारे जीवन शैली बिगड़ने से होने वाली बीमारियों में ही सबसे पहले नंबर पे हार्ट डिसीज़ आता है। रिसेंटली भी हमने अगर देखा कि एक सर्वे आया था कि कोविड के बाद में या कोविड के दौरान जो यूरोपियन कंट्रीज़ में हार्ट डिसीज़ की संख्या बढ़ी, वो सिर्फ 32% की हार्ट डिसीज़ संख्या बढ़ गई थी। लेकिन सिर्फ अकेले इंडिया में ही वही डिसीज़ 52% तक बढ़ चुके हैं। मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो जो हमारी जीवन शैली है वो सारी बिगड़ी हुई है। और ये इसका अभी एज से भी कोई नाता है ही नहीं, किसी भी एज में ये हार्ट डिसीज़ चालू हो चुका है। इसीलिए जो हो सकता है, जो उन्होंने बताया कि 2030 में, तो हमारा डर है कि शायद वो जल्दी ही आ सके। और इसी को चलते माधोबाग एक मिशन लेके चल रहा है, हृदय रोग मुक्त भारत। तो उस मिशन के लिए ही हम माधोबाग में पेशेंट्स को एजुकेशन देते हैं और पेशेंट को जल्दी ट्रीटमेंट लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि आप आपके हार्ट का पहले जांच करा के उसको सही समय पे इलाज कर सकते हो। जी। तो जैसे सर बता रहे थे कि सन 2030 तक ये मृतकों की संख्या बढ़ने वाली है, खासकर हार्ट डिजीज़ को लेकर, और इसको रोकना बहुत आवश्यक है। इसके लिए एक ही सरल उपाय है कि सही जांच सही समय पर सही उपचार कर लो, तो ये बीमारी से या इस प्रॉब्लम से हम दूर हो सकते हैं। साथ ही साथ सर ने जैसे बताया, माधोबाग ने एक मिशन अपने सिर पर लिया है और वो मिशन का नाम है कि हृदय रोग मुक्त भारत 2025 तक। और सर ने जैसे कहा कि 2030 से भी पहले ही आ सकता है, इसलिए इनका टारगेट है कि 2025 के पहले हृदय रोग मुक्त भारत क्रिएट करना है। इसके लिए कुछ एडवांस टेस्ट है माधोबाग के पास। आप चाहो तो उन टेस्ट का एक एक्सपीरियंस ले सकते हो। आपको सिर्फ एक नंबर कॉल करना है, 02248930202, जो आपके स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है, और अपने आप को इन रोगों से मुक्त रख सकते हैं हम लोग। साथ साथ में ये भी बताना चाहता हूँ कि माधोबाग ने अपने 7 डे आवासीय उपचार पद्धति जो है, मतलब 7 डे रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट, उसके लिए माधोबाग इन दिनों 20% का एक डिस्काउंट भी दे रहा है उनके चार्जेस पर, जो कि काफ़ी वैसे ही रीज़नेबल है। उसमें भी 20% डिस्काउंट मिलने वाला है आपको। सर, आपने कहा कि माधोबाग राइट टेस्ट एट द राइट टाइम कर लेना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। लेकिन जहाँ माधोबाग की बात करते हैं हम, तो वहाँ पर ये एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है जी। तो ऐसे एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में वो कौन कौन सी फैसिलिटीज़ या टेस्ट अवेलेबल है? यहाँ पे हम इसको टेस्ट को बोलते हैं कार्डियक रिस्क असेसमेंट। मतलब मेरा हार्ट कितने कार्डियक इश्यूज़ के लिए या फिर कितना हार्ट डिसीज़ के लिए रिस्क में है, ये पता करने के लिए वो टेस्ट होते हैं। जिसमें कि बेसिक जो टेस्ट है उसमें सबसे पहला होता है आपका ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, क्योंकि अगर बीपी आपका रेस्टिंग में ही सबसे ज़्यादा चल रहा है, इसका मतलब अंदर आपके हार्ट को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वर्कलोड आ रहा है। हार्ट रेट अगर मेरा नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है, तो नॉर्मल जबकि 70 to 80 के रेंज में रहता है, वो अगर आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब हार्ट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। उसका रीज़न आपको ढूंढना ज़रूरी होता है। उसके साथ में सबसे मेजर हार्ट डिसीज़ का जो रिस्क फैक्टर होता है वो कहलाता है डायबिटीज़। तो रैंडम ब्लड शुगर आपको चेक करना ज़रूरी है। रैंडम ब्लड शुगर में आपको पता लगता है कि आपके बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैसी है, और आपके हार्ट को फिर उस बढ़ी हुई शुगर के साथ में अगर काम करना है तो कितनी दिक्कतें आ सकती है। साथ साथ में कंप्यूटराइज्ड स्ट्रेस टेस्ट। अक्सर हम रेस्टिंग ईसीजी देखते हैं। रेस्टिंग ईसीजी में बहुत सारे पेशेंट्स को कुछ प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है। लेकिन जब हम वॉक करते हैं या जब हम रनिंग करते हैं या जब कुछ हम ऊंचाई पे चलते हैं, तब हमारे हार्ट की क्षमता कितनी है वो VO2 मैक्स निकलने में हमारा स्ट्रेस टेस्ट काम करता है, जिसका नाम है कंप्यूटराइज्ड स्ट्रेस टेस्ट। अब ये VO2 मैक्स क्या होता है, तो हमारे हार्ट की इमरजेंसी हैंडल करने की क्षमता,
ये डिसाइड होती है। और अगला जो टेस्ट है उसमें 2D इको विथ GLS स्कोर। जिस तरह से हम पेट की सोनोग्राफी करते हैं जिससे हमें पता लगता है कि पेट में कुछ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट तो नहीं है, पेट में कुछ अल्सर्स तो नहीं है, या पेट में कुछ सूजन तो नहीं है, उसी तरह से हार्ट की सोनोग्राफी होती है जिससे हमें पता लगता है कि हार्ट की एनाटॉमिकली पोजीशन कैसी है, हार्ट की जो 4 चैम्बर्स है जहाँ से ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है उसकी मेजरमेंट्स कैसी है, अंदर के वॉल्स बराबर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और साथ में जो एडवांस स्कोर आता है GLS स्कोर, ग्लोबल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये हम कंपेयर कर सकते हैं हमारे मायोकार्डियल परफ्यूजन के साथ में। मतलब हमारे हार्ट के मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन पावर तभी पॉसिबल है जब उस हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई मिलेगा, प्रॉपर रूप से मिलेगा। अगर वो ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है तो हमारे हार्ट के पंपिंग जो है वो अफेक्ट होती है और वो हमारा इजेक्शन फ्रैक्शन ये धीरे धीरे कम होने लगता है। तो GLS स्कोर ये एडवांस स्क्रीनिंग हम करते हैं जिससे पेशेंट का करंट सिचुएशन में कितना परफ्यूजन हो रहा है, कितने हार्ट मसल्स इंटैक्ट है और कितने अभी इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी है वो हमें समझ में आता है। तो बेसिक जो टेस्ट है कार्डियक असेसमेंट, इसमें सबसे पहला तो ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रैंडम शुगर, कंप्यूटराइज्ड स्ट्रेस टेस्ट और 2D इको विद GLS स्कोर। इससे हमें ये पता लगता है कि अगर आज मेरा हार्ट अच्छे कंडीशन में है तो मुझे उसको सिर्फ मेंटेन करना है, और अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, कोई ना कोई कारण समझ में आता है, तो उसको मुझे ठीक करने के लिए माधव बाग की हम मदद ले सकते हैं। जी सर, अभी आपने कहा हार्ट का जो एफिशिएंसी है या पंपिंग पावर है, तो ये आइडियली कितनी होनी चाहिए? आइडियली जो इजेक्शन फ्रैक्शन या पंपिंग कैपेसिटी हम बोलते हैं वो मिनिमम 55% होनी चाहिए, उससे ऊपर रहेगी वो इतना अच्छा है। लेकिन कम अगर हो तो? अगर कम है इसका मतलब हार्ट बहुत ही डिस्ट्रेस में जा रहा है, उस कंडीशन को कहा जाता है हार्ट फेलियर। मतलब मिनिमम जितना वर्क होना चाहिए उससे वो कम कर रहा है, इसलिए उसको हार्ट फेलियर में काउंट किया जाता है। जी तो सर जैसे बता रहे थे माधव बाग हॉस्पिटल जो है यहाँ पर एडवांस टेस्ट है, खासकर सर ने एक जिक्र किया एडवांस कंप्यूटराइज स्ट्रेस टेस्ट है जिसकी वजह से आपकी हार्ट एफिशिएंसी के बारे में पता चलता है, और अलावा इसके और भी कई सारे टेस्ट हैं। प्लस माधव बाग हॉस्पिटल जो है ये दुनिया का पहला हॉस्पिटल है जहाँ बिना शल्य क्रिया मतलब विदाउट सर्जरी ऑपरेशन किया जाता है। नॉट ओनली दैट, सर ने जैसे कहा कि अगर आपको ये टेस्ट सूटेबल है या नहीं ये देखना है तो आपको माधव बाग डॉक्टर्स को एक कॉल करनी है 022489300202 पर, जो स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहा है, और आप इनके साथ जुड़ सकते हो। सर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे एक पेशेंट है, वो पेशेंट में ब्लॉकेजेस है और ब्लॉकेजेस के हिसाब से एक कॉमन डॉक्टर जो है वो बोलता है कि आपको एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी, एंजियोप्लास्टी करानी पड़ेगी, और आपका एक कॉपीराइटेड प्रोसीजर है SHS जी, संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण। तो ये टेस्ट उस पेशेंट पर लागू होगा, यानी उसको ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं, वो इसके थ्रू ठीक हो सकता है। राइट। एंजियोप्लास्टी और बाईपास ये इमरजेंसी में लिए गए डिसीजंस रहते हैं। तो यहाँ पे जो एंजियोप्लास्टी या बाईपास ये होता है ब्लॉकेजेस के लिए। मतलब ब्लॉकेजेस की वजह से अगर हम सोचते हैं कि हमारे ब्लड वेसल्स का जब मैक्सिमम पोर्शन ऑक्यूपाई हुआ है तो उसको सिर्फ ब्रॉड करने के लिए या अलग से उसको एक्स्ट्रा ऑक्यूपेंसी देने के लिए ही हम एंजियोप्लास्टी या बाईपास करते हैं। मतलब एक प्रकार से टेम्परेरी टेस्ट है, या उसको बोलते हैं रिवैस्कुलाइजेशन। मतलब या तो एंजियोप्लास्टी में स्टेंट के द्वारा उस जगह को हम ब्रॉड कर देंगे या बाईपास के द्वारा उसको हम नया रास्ता हम देने वाले हैं, तो उसको बोलते हैं रिवैस्कुलाइजेशन। तो यहाँ पे दोबारा कोलेस्ट्रॉल या ब्लॉकेजेस जमने की प्रोसेस चालू हो सकती है। अब यहाँ पे प्रोसेस को बंद करना या रिवर्स करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ना कि टेम्पररी सोल्यूशन। जैसे हम देखते हैं कि रोड में ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा है तो हम फ्लाईओवर बना देते हैं या बाईपास रोड बना देते हैं, लेकिन ज़रूरी होता है कि वहाँ का ट्रैफिक हम कंट्रोल करें, ट्रैफिक सिग्नल बिठाएं और एक डिसिप्लिन मेंटेन करें। वैसा ही जो माधव बाग की ट्रीटमेंट है, कॉर्पोरेट ट्रीटमेंट संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण, इसमें ब्लॉकेजेस रिवर्स करने के लिए जो पंचकर्म किए जाते हैं उसका मेजरली रोल होता है कि जैसे बायोकेमिस्ट्री हम अगर देखें तो रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट ये मैकेनिज्म एक्टिवेट करने के साथ साथ ही ब्लॉकेज रिवर्स होते हैं और कंडीशन इंप्रूव होने के बावजूद बाद में ही आपका ब्लॉकेज अच्छा रिवर्स होता है। फिर आपकी जो लाइफ है वो अच्छी होती है और हार्ट को जो मिलने वाला ब्लड सप्लाई उसमें और बढ़ोतरी हो जाती है। जी बिल्कुल। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ कि आप एक पेशेंट से मिले जिन्होंने हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़ पर मात देकर, वो भी इस वजह से क्योंकि माधव बाग का जो एक 7 डे रूटीन शेड्यूल है वो और डाइट प्लान जो है प्लस उनका जो दिनचर्या है इसको फॉलो करते हुए इन दोनों रोगों से मतलब डायबिटीज़ से भी और हार्ट डिजीज़ से भी मुक्त हो चुकी है। ऐसे एक पेशेंट से मुलाकात करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज़? मेरे को डायबिटीज़ थी 10 साल से,
और डायबिटीज़ मेरी ज़्यादा थी। डायबिटीज़ की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ तो हार्ट का प्रॉब्लम हुआ। तो हार्ट में एक जगह ट्रीटमेंट कराए। ट्रीटमेंट कराने के बाद फिर मुझे एक जन ने माधव बाबा का एड्रेस दिया, तो यहाँ पर मुझे शिफ्ट किया। यहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट चालू हुआ। ट्रीटमेंट की वजह से मेरा थोड़ा डायबिटीज़ का ज़्यादा बहुत कंट्रोल में आया, काफ़ी कंट्रोल में आया। कहाँ 400 450 रहता, अभी डायबिटीज़ मेरा माशाल्लाह एकदम 130 140 180 ऐसा हो गया। हाँ, और खाना वगैरह का बहुत अच्छा है यहाँ पे देखभाल। डाइट्स वाला खाना देते हैं सुबह में, मॉर्निंग में फ्रूट्स वगैरह सब चीज़ का मतलब टाइम टू टाइम एकदम ध्यान रखते हैं। मेडिसिन वगैरह भी एकदम टाइम टू टाइम ला कर देते हैं एकदम जगह पे। अगर कोई चल नहीं सकता, जा नहीं सकता, जैसे मैं नहीं जाती हूँ तो रूम में मंगाती हूँ, तो रूम में मुझे ला कर देते हैं। खाना भी जो भी है और मेडिसिन वगैरह भी सब टाइम टू टाइम ला के देते हैं। अब मुझे इस वजह से ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, मेरी तबीयत थोड़ी बेटर लग रही है। अभी आज मेरा 6ठा दिन है, कल डिस्चार्ज होने वाली हूँ, लेकिन मुझे काफ़ी बेटर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा है, एकदम सुकून वाला है। जैसे बोलता है ना, एक पेशेंट को चाहिए रहता है, वैसे एकदम सुकून अच्छा है एकदम। सर कुछ देर पहले आप बता रहे थे कि पेशेंट के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है, उसका लेवल ऑफ स्ट्रेस कितना हो रहा है, प्लस VO2 मैक्स जो है वो उसका अधिकतम होना चाहिए। मेरे दो सवाल है सर। नंबर 1, VO2 मैक्स है क्या, जिसको ज़रा डिटेल में बताइए। और सेकंड, क्या आपके पास जो 7 डे रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट है, उस 7 डे रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट से VO2 मैक्स बढ़ सकता है? जी, VO2 मैक्स ये जनरली साइंस के टर्म में बोला जाता है कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना कंज्यूम कर रहा है पर ml पर kg पर मिनट में हमारे मसल्स। तो यहाँ पे कार्डियक मसल्स का ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन हम चेक करते हैं। अब ये VO2 मैक्स मतलब होता है कि हार्ट की रिज़र्व कितना है। जैसे हम देखते हैं कि बाइक जो रहती है, बाइक में रिज़र्व का एक नॉब होता है पेट्रोल के टंकी में। उसका मतलब, उसका सिग्निफिकेंस ये है कि जब भी वो पेट्रोल उस लेवल पे आता है तो हमें इंडिकेशन मिलता है कि मेरे पास इतना रिजर्वायर है, तो आगे चल के जल्द से जल्द मुझे वो पेट्रोल रिफिलिंग करना है। सेम अगर VO2 मैक्स मुझे मेरा पता होगा कि मेरा कार्डियक का रिजर्व इतना है, तो मुझे अटैक आने के बाद में कितना समय मिल सकता है, तो मेरी लाइफ बच सकती है या नहीं बच सकती। तो VO2 मैक्स ये कैलकुलेट होता है हमारे मेट वैल्यू से, मतलब हमारा जो एक्सरसाइज टाइम है उसके हिसाब से ही हम उसको डिसाइड कर सकते हैं। जो स्ट्रेस टेस्ट में कंप्यूटर टेस्ट जो मैंने बताया, उससे हम पता कर सकते हैं कि मेरा VO2 मैक्स कितना है। नॉर्मल वैल्यू रेस्टिंग में सबकी सेम रहती है, दैट इज़ 3.5 ml पर kg पर मिनट, मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ एज। इरेस्पेक्टिव ऑफ एज रेस्टिंग में सबका सेम रहता है। जब वो एक्सरसाइज हम करते हैं तो वो मिनिमम 35 ml पर kg पर मिनट इतना होना चाहिए। उससे अगर ऊपर होता है तो वेल एंड गुड, लेकिन मिनिमम 35 ml ही होना चाहिए। ये जेंट्स में है, और फीमेल्स में हम देखते हैं कि 32 ml पर kg पर मिनट इतना कम से कम वॉल्यूम होना चाहिए। अब यहाँ पे VO2 मैक्स इमरजेंसी मतलब क्या, कि जब भी हार्ट अटैक आता है तब उस कंडीशन में इमरजेंसी डेवलप होती है, और उस इमरजेंसी में हार्ट का ब्लड सप्लाई तुरंत कट ऑफ हो जाता है। वो कट ऑफ हुआ सप्लाई वहाँ पे रिज़र्व अगर उसके पास अवेलेबल है तो ही उसको मिल सकता है। अगर आपके पास रिज़र्व नहीं है तो आपको सप्लाई मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। अब यहाँ पे ये रिज़र्व मेंटेन करना है तो मुझे डेली उसको फिलअप करते रहना होगा, और ये फिलअप करने के लिए ही डेली एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस बाद में हम बताते हैं। तो VO2 मैक्स इज़ नथिंग बट योर कार्डियक रिज़र्व इन केस ऑफ इमरजेंसी। जी, मैं आपको बता दूं दर्शकों को कि लैंसेट नाम का एक जर्नल है, इंटरनेशनल मैगजीन ऑफ कार्डियोलॉजी है, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल है, और करीब करीब 150 से ऊपर रिसर्च पेपर्स ने, इन सभी ने माधोबाग का जो एक कॉपीराइटेड प्रोसीजर है नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट का, उसको मान्यता मिली है। और इस टेस्ट के ज़रिए आप न केवल हार्ट डिजीज़ बल्कि डायबिटीज़, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल या हाई BP जैसी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हो। आपको ये टेस्ट सूट करता है या नहीं करता है, ये देखने के लिए आपको सिर्फ एक मिस्ड कॉल देनी है 02248930202 पर, और माधोबाग के डॉक्टर्स विल बी टू हैप्पी टू हेल्प यू आउट। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं सर, और वो है कि एक पेशेंट को ब्लॉकेज डिटेक्ट किया गया है और उसको सजेस्ट किया गया कि एंजियोप्लास्टी। जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक सेकेंड ओपिनियन ले लेते हैं। तो क्या माधोबाग का जो एक कॉपीराइटेड प्रोसीजर है SHS, क्या ऐसे पेशेंट्स के लिए उसके ब्लॉकेजेस को दूर करने में लाभदायक है? बिल्कुल,
बहुत सारे पेशेंट्स एंजियोग्राफी करने के बाद में एंजियोप्लास्टी नहीं करते क्योंकि उनको खुद के शरीर के साथ में कोई भी छेड़खानी पसंद नहीं होती है, या किसी की ओल्ड एज के हिसाब से वो ऑपरेशन उनको सूटेबल नहीं हो सकता है, या कुछ पेशेंट्स विलिंग ही नहीं होते या बिलीव नहीं करते कि मुझे ब्लॉकेज हो सकते हैं, या मुझे रेस्ट एडवाइस किए तो, क्योंकि वो जो पेशेंट रहते हैं वो कभी कभार लाइफ में बहुत ज़्यादा काम किए होते हैं, तो उनको आप सडनली अगर रेस्ट बताओगे तो उनको कभी कभार वो बात हजम नहीं होती, उनको वो एडजस्ट नहीं हो पाता है। तो उनके लिए सेकंड ओपिनियन मतलब कि एक्चुअल में ब्लॉकेजेस का नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है, तो डेफिनेटली माधव बाग की जैसे आपने बताया कि कॉर्पोरेट ट्रीटमेंट संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण, ये डेफिनेटली ऐसे पेशेंट्स को मदद करती है और उनको संजीवनी साबित हुई है। और इसी के बारे में हमारे काफ़ी सारे रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं कि अदर देन एंजियोप्लास्टी बाईपास माधव बाग की जो संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण चिकित्सा है ये 40% ज़्यादा इफेक्टिव है। जी राइट। मैं दर्शकों को वापस बता दूं कि माधव बाग में जो ट्रीटमेंट चल रहा है, मतलब इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी कोई पेशेंट अगर एडमिट हुआ ब्लॉकेज को लेकर और SHS के ज़रिए वो अपना इलाज करा रहा है, और ऐसी स्थिति में अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं, न घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि माधव बाग के पास वो सारे एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज़ मौजूद है, जैसे कि एक एम्बुलेंस है, वैन और ICU यूनिट है, 20 एक्सपर्ट डॉक्टर्स राउंड द क्लॉक आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। बाकी जो इमरजेंसी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है वो सारी से सज है, और आपको सिर्फ ट्रीटमेंट लेना है। नंबर है 022489300202 पर। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं सर, मान के चलिए एक पेशेंट जो है वो 7 डे रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट, आपका जो वर्ल्ड फेमस है ये टेस्ट अंडरटेक कर रहा है, 7 दिन के बाद उसकी छुट्टी हो जाती है, तो क्या ये मान के चल सकते हैं हम कि उसकी छुट्टी हो गई, मतलब वो पूर्ण तरीके से ठीक हो गया है? नहीं, 7 दिन में पूर्ण रूप से ठीक नहीं होता है, लेकिन उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो मैक्सिमम 70 to 80% तक रिड्यूस हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि जो हार्ट डिसीज़ है या डायबिटीज़ है या ब्लॉकेजेस है, ये हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, मतलब हमारे जीवन शैली बिगड़ने के वजह से होने वाली समस्याएं हैं। अब यहाँ पे जो 7 डेज हमारा प्रोग्राम है रेसिडेंशियल का, उसमें हम उनको यही लाइफस्टाइल के मॉडिफिकेशंस बताते हैं कि सुबह जल्दी उठना है, ब्राह्म मुहूर्त पे उठना है, फिर आपकी दिनचर्या करनी है, फिर आपको मॉर्निंग वॉक करना है, योगा करना है, फिर योगा के बाद में आपका एक पंचकर्म होना है, फिर आपका एक हवन होना है, फिर उसके बाद आपका एक एजुकेशन लेक्चर होना है, फिर आपका एक एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद दोबारा पंचकर्म, फिर आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये जो शेड्यूल है, ये शेड्यूल की वजह से पेशेंट्स को खुद ये रियलाइज़ होता है कि हम क्या गलती करते थे, और अभी हम छोटा से ये चेंजेस अगर कर देंगे तो हमारे लिए आगे लाइफ बहुत आसान होती है, मतलब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। और ये 7 डेज़ में उनके अटेंडर को भी समझ में आता है कि उनको हमें किस तरह का डाइट घर में फॉलो करवाना है, कितने कैलोरीज का देना है, कौन से प्रिंसिपल्स का फॉलो करवाना है, कितना एक्सरसाइज उस पेशेंट्स को हार्ट के कंडीशन के अनुसार करना है, ये डिसाइड होता है वो 7 डेज़ में। तो एग्रेसिव ट्रीटमेंट जो होती है वो 7 डेज़ में होती है, और 7 डेज़ में पहले दिन और 7th डे ऑन द टाइम ऑफ डिस्चार्ज पेशेंट्स का इम्प्रूवमेंट हम दिखाते हैं, ताकि पेशेंट को कॉन्फिडेंस आए कि अगर मैं 7 दिन में इतना अचीव कर सकता हूँ तो आने वाले 30 डेज़ में डेफिनेटली उससे ज़्यादा या 3 गुना में अचीव करने वाला हूँ। तो ये 7 डेज़ में जो है, जो रिवर्सल प्रोसेस है, उस जर्नी की शुरुआत यहाँ से होती है, और उसका जो एंड है वो पेशेंट के हाथ में कितना वो जल्दी कर सकता है। तो सर मतलब 7 डेज ने उसको दिशा दे दी है, उस दिशा में चलते थे मैक्सिमम 3 मंथ्स के अंदर वो ठीक हो सकता है। 90 डेज़ और 120 डेज़ में पेशेंट बिल्कुल ठीक हो सकता है। क्या ये रिकर होता है वापस? रिकर तभी होता है जब आप वो लाइफस्टाइल की डिसिप्लिन तोड़ रहे हो। हाँ। क्योंकि रिवर्सल तक लाने के लिए माधव बाग आपको हेल्प कर रहा है। हाँ। वहाँ से आपको 2 रास्ते हैं। हाँ। या तो मैं वापस से डिसीज़ के रास्ते पे चलूँ जहाँ से मैं चालू किया था। हाँ। या फिर मैं हेल्दी रास्ते पकड़ के ही कंटिन्यू आगे चलूँ। बिल्कुल जी। तो SHS टेस्ट जो है ये न केवल हार्ट डिजीज़ के लिए बल्कि ओबेसिटी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हाई BP जैसे डायबिटीज़ जैसे पेशेंट्स हैं उनके लिए कारगर साबित होता है। और इसके लिए माधव बाग ने एक बहुत खूबसूरत चीज़ डेवलप की है, वो है MIB पल्स। MIB पल्स एक ऐप है जो माधव बाग ने डेवलप किया है। इस ऐप के ज़रिए फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। नंबर 1 कि अगर आप उस ऐप को अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हो अपने मोबाइल पर, तो आपको इनके साथ जुड़े रहने का एक मौका मिलता है, स्टे कनेक्टेड जिसे कहते हैं हम लोग। और फिर इसके ज़रिए आप 450 प्लस डॉक्टर्स की जो सलाह है उसमें मौजूद है, जिसमें डाइट, हेल्थ इश्यूज़, योगा, मेडिटेशन, कई सारे फैक्टर्स और ऐसे 1000 से भी ज़्यादा क्लिप्स है जो आपके लिए फ़ायदेमंद है।
अगर आप चाहते हो कि ये MIB पल्स से आप जुड़ना चाहते हो तो आपको सिर्फ प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करनी है और माधोबा के साथ जुड़नी है, क्योंकि छुट्टी तो मिल जाती है हॉस्पिटल से लेकिन मॉनिटरिंग नहीं हो पाता है। तो अगर उस ऐप के ज़रिए माधोबाग डॉक्टर्स आपको ट्रैक करते रहेंगे और आपको समय समय पर एडवाइस भी देते रहेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ कि आप एक और वीडियो देखें जिसमें एक पेशेंट जिसने 7 डेज़ का रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट लिया है वो अपने अनुभव गिना रहे। पहले वो वीडियो देख लेते और फिर आगे बढ़ते। द वीडियो प्लीज़। मैं राधा खानजोड़े, नागपुर। मेरी उम्र है 66 और मैं हाउस वाइफ हूँ। लड़की की डिलीवरी किया मैं गई थी और 2-3 महीने रहने के बाद मुझे एकदम थोड़ा ऐसा दम लगने लगा है। तो फिर मेरे जो दामाद जी है तो नागपुर में लेके गए हॉस्पिटल में, तो एंजियोप्लास्टी करने की सलाह दी। फिर एंजियोग्राफी हो गई, उसमें 2-3 ब्लॉकेजेस निकले। फिर 1 साल पहले थोड़ा मुझे तकलीफ होने लगी तो माधोबाग के बारे में मालूम हुआ हमारे रिश्तेदार से। तुरंत तो दूसरे-तीसरे दिन में ये माधोबाग हॉस्पिटल पहुंच गई। फिर मैं 6 दिन में ही एकदम बिल्कुल अच्छे हो गई। जब मुझे ये तकलीफ होने लगी तो फिर मेरा थोड़ा सा वेट कम हो गया, कमजोरी लगने लगी, यानी बहुत कुछ प्रॉब्लम आ गए थे। अभी तो मैं पहले जैसी हो गई हूँ। जब मैं यहाँ आई तो मैं TMT टेस्ट किया तो मैं सिर्फ 9 मिनट ही चली। तब मेरा VO2 max सिर्फ 15 था, अभी VO2 max 35 हो गया मेरा शुगर लेवल बहुत बड़ा था, यानी सुबह का भी यानी 180 या 160 वगैरह रहता था। अभी जैसे यहाँ की ट्रीटमेंट मैंने ली तब से मेरा शुगर लेवल भी कम हो गया, 100 वगैरह रहता है। BP की गोली भी मेरी कम हो गई है, यानी एलोपैथी गोलियाँ पूरी बंद हो गई। यानी यहाँ की भी दवाई है तो यहाँ की दवाई भी पूरी कम कर दी। तो अभी मुझे बहुत अच्छा 100% मैं ठीक हो गई। सर, आपने क्लेम किया है, माधोबाग ने क्लेम किया है कि अब तक जब से माधोबाग एस्टेब्लिश है तब से अब तक करीब 10 लाख से ज़्यादा पेशेंट्स को, चाहे वो कोई भी पेशेंट हो, डायबिटीज़, हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज़ को लेकर, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, यहाँ तक कि जॉइंट पेन्स भी, तो ये 100% क्योर हो गए। तो क्या टेस्टिफाई करोगे, कैसे टेस्टिफाई करोगे कि वाकई में ये पेशेंट्स ठीक हुए? आपके पास कोई सबूत है? राइट। तो सबसे पहली बात तो जो स्टार्टिंग से ही हमने जो पेशेंट डिसीज़ रिवर्स किए हैं उसमें एलोपैथिक या मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो रिजल्ट्स है या टेस्ट है वही हम पैरामीटर्स ग्राह्य करते हैं। जैसे डायबिटीज़ अगर देखें तो डायबिटीज़ में GTT टेस्ट मतलब ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ये टेस्ट अगर हाँ आप पास हो जाते हो तो आपका डायबिटीज़ रिवर्स हो गया, ये हम मानते हैं। अगर हार्ट पेशेंट है, अभी हार्ट पेशेंट में अलग अलग कैटेगरी आती है। हार्ट पेशेंट्स में सिंपल सबसे पहला तो जिनको ब्लॉकेजेस के बारे में कोई कंसर्न नहीं है, सिर्फ उनका वॉकिंग ही कंसर्न है कि मैं मेरा काम नहीं कर पा रहा हूँ या मैं पैदल नहीं चल पा रहा हूँ, वॉक नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मेरे कुछ फंक्शंस वगैरह होते हैं वो अटेंड नहीं कर पाता हूँ, मतलब उनके हार्ट की कार्यक्षमता बहुत कम हो चुकी है। उनको हम 2D इको रिपोर्ट्स में इजेक्शन फ्रैक्शन ये भी हम बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट कंपैरिजन हम करते हैं। और दूसरा स्ट्रेस टेस्ट जो हम बोलते हैं कंप्यूटर स्ट्रेस टेस्ट, उस पर अगर पेशेंट का टाइम बढ़ रहा है इसका मतलब पेशेंट का VO2 max बढ़ रहा है, इसका मतलब पेशेंट की एक्सरसाइज टॉलरेंस कैपेसिटी बढ़ रही है, ये प्रूव हो जाता है। तो अगला, अगर जिन पेशेंट का ब्लॉकेज का मेन कंसर्न है, मतलब कि मेरे ब्लॉकेजेस का ट्रीटमेंट के बाद में क्या होता है ये अगर देखना है तो ब्लॉकेजेस के लिए भी हमने CT एंजियोग्राफी में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ये हमने करवाया है। जहाँ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ये यहाँ पे ऐसा चेक होता है कि जो हम नॉर्मली एंजियोग्राफी में देखते हैं कि ऊपर से सिर्फ विजुअल परसेप्शन से कि ब्लॉकेजेस का परसेंटेज कितना है, लेकिन CT एंजियोग्राफी ये ऐसी टेक्निक है जहाँ से आप ऊपर से भी देख रहे हो और वेसल्स के अंदर जाके उसके लेंथ, हाइट और विड्थ ये अगर तीनों हम कैलकुलेट करते हैं तो ब्लॉकेजेस का वॉल्यूम समझ में आता है, कितना mm³ का ये वॉल्यूम ऑक्यूपेंसी है और उसके अलावा कितना ल्यूमेन मतलब कितनी एम्प्टी स्पेस है। ये हम बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट हम कंपैरिजन करते हैं। इसमें हमने पाया है कि ऑलमोस्ट 30 to 40% तो ब्लॉकेजेस कम हो चुके हैं पेशेंट्स के, और वो भी पब्लिकेशन अभी रिसेंटली हमने किया हुआ है। अगला, जब पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर रहता है, जिनको सिर्फ BP का ही कंसर्न रहता है कि मेरा BP हायर साइड रहता है या BP लोअर साइड बहुत ज़्यादा रहता है, तो उनके लिए ABPM टेस्ट होती है, एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, जिसमें 24 आवर्स का BP मॉनिटरिंग होता है। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हुए या हॉस्पिटल के कैंपस में आते ही पेशेंट का BP बढ़ जाता है और घर में जाते ही BP नॉर्मल होता है। उसको बोलते हैं वाइट कॉलर इफेक्ट, हाँ, वाइट कॉट हाइपरटेंशन।
तो उस केस में पेशेंट्स का दिन में और नाइट में कितना एवरेज बीपी रहता है वो नापना बहुत ज़रूरी है, और ये हम हर बार चेक नहीं कर सकते, इसीलिए वो मशीन लगाई जाती है जो आपका हर आधे आधे घंटे में बीपी चेक करती है। नाइट में हमारा बीपी अक्सर डाउन होना चाहिए, वो डाउन हो रहा है क्या, क्योंकि उसी से पता लगता है कि हमारे ब्रेन की एक्टिविटीज़ सबसाइड हो रही है। अगर ब्रेन हमारा एक्टिव है, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, तो मेरा बीपी मॉर्निंग में भी सर्ज रहेगा और फिर हमारा दिन भर का बीपी शूटअप रहेगा। तो ये एक्टिविटी करने से बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट ये ABPM की रिपोर्ट्स हम कंपेयर करते मतलब हैं। समय समय पर आप ये करते हो? बिल्कुल, उस रेगुलर इंटरवल रहता है। पेशेंट्स को अगर तसल्ली नहीं हो रही है तो एक एक महीने में हम उसको ट्रैक करते हैं कितना आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है। जैसे शुगर में HbA1c ट्रैक करते हैं, जो पैरामीटर उन्होंने अचीव कर लिए उसके बाद उनका सर्टिफिकेशन होता है। और ये सब करने से जो कंबाइन इफेक्ट है जो अल्टीमेटली हमारे हार्ट को बचाना है, तो इसीलिए हमारे माधव बाग का ब्रीदवाक्य है व्हाट एवर इट टेक्स। हार्ट को अगर बचाना है तो सभी एंगल से उसको रक्षा करनी है। तो इसीलिए डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लॉकेजेस हो गया, ये सब हम रिवर्स करने के लिए कोशिश करते हैं विथ पैरामीटर्स। तो ये पैरामीटर्स जिनके अचीव होते हैं उनका हम ईयरली या 6 मंथली हम कुछ सत्कार सम्मान करते हैं। उसको हम बोलते हैं हृदय रोग मुक्त या मधुमेह मुक्त सोहड़ा। उसमें जो पेशेंट्स ने मेहनत की, क्योंकि हमने गाइडलाइंस दी, हमने ट्रीटमेंट की, और फॉलो जो है कंप्लायंस जो है वो पेशेंट्स ने लिया है, मेहनत उन्होंने की है। बिल्कुल। तो जब तक वो पेशेंट एक्सेप्ट नहीं करता कि मुझे ये करना है तब तक वो पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए उनका अप्रिसिएशन, उनको हम मेडल पहनाते हैं, सर्टिफिकेशन देते हैं कि यस यू आर नाउ आवर रिवर्सल हीरो, कि आपने आपके खुद की ही बीमारी से आपको रिवर्स किया हुआ है। और रिवर्सल मतलब कि ऐसा दिन था उनके लाइफ में, उस दिन तक उनको एक भी दवाइयाँ नहीं चल रही थी, वो दिन उनको वापस लाके देने में माधव बाग मदद करता है। और वो भी ये सारे पैरामीटर्स अचीव करके, वो पैरामीटर्स हम शो करते हैं पेशेंट्स को विथ एविडेंसेस। ये काफ़ी सबूत हो जाता है, बिल्कुल बिग प्रूफ हो जाता है सर। आप लोग यहाँ डॉक्टर, हम लोग सब मानते हैं इस बात को कि इन दिनों एक स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल जी रहे सभी लोग, मॉडर्न लाइफस्टाइल जो है, और रेगुलर ना होने के कारण और ये तकलीफ बढ़ जाती है, चाहे उसमें हार्ट डिजीज़ हो, डायबिटीज़ हो, ओबेसिटी हो, या कोलेस्ट्रॉल हो, या किडनी रिलेटेड इश्यूज़ हो। ये सब के बारे में ये फैलना बहुत स्वाभाविक हो रहा है लाइफस्टाइल को देखते हुए। लेकिन ये एक मेन वजह ये भी है कि कहीं तो भी वो अवेयरनेस नहीं रहा उनमें, इस वजह से ये बीमारियां फैल रही है। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कोई अवेयरनेस कैंप चला रखा है कि भाई आप इनसे प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि ये फॉलो करो तो आपको ये डिजीज़ आएंगे ही नहीं फिर? राइट। तो इसीलिए सबसे पहले हमने वही कहा कि कार्डियक रिस्क असेसमेंट, इसके बारे में अवेयर करना ज़रूरी है। पहले हम ये मानते थे कि 50 के बाद में ही अक्सर हार्ट डिसीज आते हैं, लेकिन अभी रिसेंटली पिछले 5 साल से हम ये देख रहे हैं कि कम एज में भी हार्ट डिसीज डेवलप हो रहे हैं। तो उसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जैसा मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि हम कोई भी कार या बाइक लेते हैं, शोरूम से जैसे हम बाहर निकाल के लाते हैं तो हमारे हाथ में एक सर्विस बुक थमाई जाती है। उस सर्विस बुक का मतलब ये होता है कि उसका रेगुलर इंटरवल पे चेकअप और सर्विसिंग ज़रूरी होती है, ताकि आपको वो मोटर या जो आपने गाड़ी ली है वो आपको लंबे समय तक सर्विस दे सके। वैसे ही हमारे हार्ट हमारे बचपन से ही मिलता है, लेकिन उस हार्ट का हमें कोई सर्विस बुक नहीं मिलता। तो मेरी यहाँ पे ये रिक्वेस्ट है कि जिनको हार्ट है, जो जिंदा है, उनको लाइफ में कभी ना कभी तो अपना कार्डियक रिस्क असेसमेंट करना चाहिए। और उसी के लिए हम अवेयरनेस जैसे वर्कशॉप हम प्रोवाइड करते हैं कि सबसे पहला आपका हार्ट डिसीज़ क्या है, हार्ट की हेल्थ कैसे आपको देखनी है, और हम माधव बाग में हम आपके हार्ट डिसीज़ को कैसे ठीक कर रहे हैं, उस बारे में हम वर्कशॉप अरेंज करते हैं। जी, तो सर ने जो कुछ कहा अब तक, उसका सारांश अगर निकालना चाहे तो 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनने में आए, देखने में आए। नंबर 1 कि माधव बाग एक मिशन पर है, वो मिशन का नाम है हृदय रोग मुक्त भारत 2025 तक, नंबर 1। और इसके लिए प्रयास ये है कि आपको 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर आप माधव बाग से रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट लेते हो तो उस पर 20% फीस पे डिस्काउंट है, नंबर 1। नंबर 2, माधव बाग ने आपके साथ कनेक्टेड रहने के लिए एक ऐप डेवलप किया जिसको कहते हैं MIB पल्स, और इसके ज़रिए आप डॉक्टर्स के कांटेक्ट में रहोगे, डॉक्टर्स आपको मॉनिटर कर सकते हैं। 3, माधव बाग सिर्फ आपके हेल्थ को केयर नहीं कर रहा है, बल्कि साथ साथ में आपके पॉकेट का भी ख्याल रखता है, क्योंकि इनके पास कई सारी स्कीम्स है, आरोग्य फाइनेंस है, मेडिक्लेम है, या EMI फैसिलिटीज़ है, ऐसे बहुत सारी फैसिलिटीज़ है जिससे आप इसका एडवांटेज लेकर अपने बीमारी से मुक्त हो सकते हो। साथ ही साथ डॉक्टर साहब आपने कहा कि ये 7 डे रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट जो है ये न केवल हार्ट डिजीज़ के लिए बल्कि डायबिटीज़ है, BP है, कोलेस्ट्रॉल है, या फिर बाद में हाई ब्लड प्रेशर है, इन सब के लिए भी कारगर साबित है। इसके अलावा आप कुछ मैसेज देना चाहोगे सर? बिल्कुल, मैसेज यही देना चाहूँगा मैं कि
जैसे मैंने अभी पहले ही कहा कि जिनको हार्ट है उनको कभी ज़िंदगी में एक बार तो हार्ट डिसीज चेक करना चाहिए, क्योंकि हम अक्सर हार्ट के ऊपर ध्यान तभी देते हैं जब कोई हार्ट अटैक का एपिसोड होता है या इमरजेंसी होती है। अब इमरजेंसी आने के पहले कुछ ना कुछ हमें मैसेजेस मिलते रहते हैं, कुछ ना कुछ लक्षण हमें समझ में आते हैं। उसमें से कुछ लक्षण है जैसे कि सांस फूलना, चलते हुए सीने में दर्द होना, सीने में भारीपन होना, थकान लगना, चक्कर आना या घबराहट होना या तुरंत अचानक से पसीना आ जाना। ये सारे लक्षण कभी ना कभी हमने महसूस किए होते हैं। अगर ये किसी को महसूस होते हैं तो आप भले ही माधवबाग में ना आओ, लेकिन कम से कम आपके हार्ट का चेकअप ज़रूर करवाइए। और बाकी सर्जिकल या नॉन सर्जिकल ऑप्शन लेना है तो वो आपका चॉइस है। नॉन सर्जिकल ऑप्शन के लिए माधवबाग आपको हमेशा तैयार मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू Pleasure सो talking मच। to you. थैंक यू।